गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो ये लेसन नंबर फर्स्ट जो है विद्युत क्षेत्र वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए मेरे को कमेंट्स में भी आया है, फ़ोन करके भी स्टूडेंट्स ने बताया है सर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को या ऑनलाइन समझाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप शो करें, सेल्फ करें और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप सेल्फ करें। जो हार्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपको ग्रुप में सोल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको समझा रहा हूँ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और अपन कल से जो है लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है अपने एग्जाम्पल नंबर 1.2 कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की कमी हो जाती है। 9.1 नैनोग्राम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर है अपना 1.2 कि कोई गोला है जिसको आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है? 9.1 नैनोग्राम। नैनोग्राम को अपन क्या कर लेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। आप देखिए एक बार के लिए अपनी बुक में देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बुक खोल के, और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नैनोग्राम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कितने द्रव्यमान की कमी होती है? डेल्टा एम इज इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम और 9.1 इंटू 10⁻12 kg हो गया। 1 kg में कितना होता है? 10⁻⁻1 नैनोग्राम में होता है 10⁻⁻। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई, इसमें द्रव्यमान में कमी हो गई। आपकी बुक में वृद्धि भी हो सकती है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है 9.1 ग्राम की या तो वृद्धि हो रही है या क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? कमी हो रही है। अब 9.1 द्रव्यमान की कमी हो रही है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे? देखिए स्टूडेंट, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जब द्रव्यमान में कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है? 9.1 नैनोग्राम की क्या हो गई? कमी हो गई। कमी हो गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए मैं एक शॉर्टली बताना चाहता हूं कि इसका द्रव्यमान m है। अब इसमें से अपन ने क्या कर लिया? 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? निकाल लिए। तो इसमें कितने द्रव्यमान में कमी होगी? कितनी होगी? 20 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की जितनी कमी होगी, यानी कि डेल्टा m बराबर m माइनस 20 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान, ये हो जाएगी अपने पास में। यानी कि 20 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की क्या हो गई? कमी हो गई है। तो देखिए अपन डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा m बराबर हो जाएगा n इंटू me। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं? माना कि n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसमें डेल्टा m क्या हो गई? कमी हो गई। तो n बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा m अपॉन me। और अपन सब जानते हैं me बराबर यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें? डेल्टा m की वैल्यू पुट कर दीजिए 9.1 इंटू 10⁻12 और यहाँ पर आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 से 9.1 कट गया और ये पावर ऊपर चल जाएगी 10 की पावर, या डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए कितनी बच गई? 31 में से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 10 की पावर 19। 10 की पावर 19 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? सोल्व करके देख लीजिए इसमें 30 माइनस 12 9 19 यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा? इसमें से निकाल लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इतने इलेक्ट्रॉन, इतने द्रव्यमान की इसमें से कमी हो जाएगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गोला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
तो मैं आशा करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, आप इसको उतार लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, दो समान धातु के गोले हैं जिस पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम और माइनस 20 माइक्रोकुलाम आवेश है। दो समान धातु के गोले हैं, दो समान क्या है, धातु के गोले हैं, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। दो समान धातु के गोले हैं जिन पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रोकुलाम और माइनस 20 माइक्रोकुलाम आवेश है। पहले पे तो कितना है, Q1 इज टू 10 माइक्रोकुलाम प्लस का, यानी कि कितना आ जाएगा, प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, और दूसरे पर कितना आवेश है, माइनस 20 माइक्रोकुलाम, यानी कि माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर क्या करे हुए हैं, रखे हुए हैं। यदि इन दोनों गोलों को संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों स्थितियों में दोनों गोलों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपकी बुक में मिलान कीजिए, मैं यहां से रीड करता हूं, पढ़ता हूं, आप उसको क्या करेंगे, किताब में मैच कीजिए। किताब में एक बार जरूर न्यूमेरिकल को देखिए। देखिए अपने पास में कितने हैं, दो गोले हैं, ये दो गोले हैं, दो गोले हैं जिस पर पहले गोले पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश है और दूसरे गोले पर माइनस 20 माइक्रोकुलाम आवेश है, और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी दे नहीं रखी है, किसी दूरी पर रखे हुए हैं। यदि इन दोनों गोलों को संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों स्थितियों में दोनों गोलों के मध्य लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, माना कि दोनों गोलों के मध्य की दूरी, माना दोनों गोलों के मध्य दूरी r है, सही। तो देखिए दो स्थितियां हो गई इसमें, एक तो जब वह प्रथम स्थिति कौन सी है, जब वह दोनों क्या है, किसी दूरी पर रखे हुए हैं बिना स्पर्श किए। तो देखिए प्रथम स्थिति है बिना स्पर्श किए दोनों गोलों के मध्य कूलाम बल, और ये दोनों गोले जो हैं निर्वात अथवा वायु में हैं, कूलाम बल निकालेंगे F1 इज टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, लेकिन जरूर आपको माइनस देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों का परिमाण लेंगे। तो F1 बराबर आ जाएगा के Q1 कितना है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और दूसरा कितना है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और नीचे आ गया R स्क्वायर। ये तो प्रथम स्थिति में क्या आ गया, दोनों गोलों के मध्य बल आ गया। अब क्वेश्चन बता रहा है कि यदि दोनों गोलों को संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो स्थिति नंबर 2 बनती है, जब गोलों को संपर्क में लाया जाता है, जब दोनों गोलों को क्या किया जाता है, संपर्क में लाएंगे। एक पर कितना है, 10 माइक्रोकुलाम, ये भी 10 प्लस का, ये माइनस का, भी दोनों को लाएंगे तो कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2, और Q बराबर Q1 कितना हो गया, 10 माइक्रोकुलाम माइनस 20 माइक्रोकुलाम, तो टोटल आवेश हो गया माइनस का 10 माइक्रोकुलाम, यानी कि 10 माइक्रोकुलाम मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, ये इसके ऊपर आवेश आ गया है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाए तो टोटल आवेश कितना हो गया, माइनस 10 माइक्रोकुलाम। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो कितना होगा, -5 और -5। देखिए तो प्रत्येक गोले पर
प्रत्येक गोले पर बल कितना हो, आवेश कितना होगा, आवेश होगा Q/2। प्रत्येक गोले पर आवेश होगा Q/2 आवेश होगा। तो देखिए Q1 बराबर कितना होगा, प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, Q1 डैश नया आवेश Q/2 बराबर Q1 डैश बराबर आ गया -10 माइक्रोकूलम अपॉन 2। तो Q1 डैश आ गया -5 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर कितना हो गया, चलो माइक्रोकूलम को हटाइए और डायरेक्ट लिख दीजिए 10 की पावर -6 कूलम। यहाँ पे भी 10 की पावर -6 कूलम और Q2 डैश कितना आ जाएगा -5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब दोनों पर देखिए, पहले तो कितना था 10 माइक्रो और -20 माइक्रो, अब कितना हो गया -5 और -5 हो गया। तो अब इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य बल, और कितना बल होगा F डैश बराबर, पहले तो कितना था F1 था, तो मैं मान लेता हूं F2 बराबर K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R², यानी कि उसी दूरी पर अपन ने क्या कर दिया, रख दिया था। तो F2 बराबर आ जाएगा K की मान मैंने पुट नहीं किया है क्योंकि K का मान इसलिए पुट नहीं किया कि दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। Q1 डैश कितना हुआ -5 इंटू 10 की पावर -6 और Q2 डैश माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, परिमाण लिख सकते हैं आप इसका। और यहां पर अब दोनों आवेशों का अनुपात कितना होगा, दोनों आवेशों का अनुपात F1 अपॉन F2 बराबर आ जाएगा कितना, देखिए F1 की वैल्यू पुट कीजिए K 10 इंटू 10 की पावर -6 और 20 इंटू 10 की पावर -6 और नीचे R² और नीचे आ जाएगा K 5 इंटू 10 की पावर -6 5 इंटू 10 की पावर -6 बटे R² से R² कैंसिल, K से K कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि दोनों आवेशों के मध्य अनुपात जो होगा वो होगा 8/1, यानी कि 8:1 होगा। अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाया है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को रिपीट कैसे करते हैं देखिए। मैंने क्वेश्चन बताया कि दो गोले हैं जिन पर 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश हैं और किसी दूरी पर स्थित हैं। यदि इन दोनों आवेशों को क्या करेंगे, संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख देंगे, तो दोनों स्थितियों में दोनों गोलों के मध्य लगने वाले कूलम बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो स्थितियां कौन कौन सी, एक तो बिना संपर्क की और एक संपर्क करने के पश्चात कितना बल लग रहा है, वो दोनों स्थितियां अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि दोनों गोलों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। बिना स्पर्श किए दोनों गोलों के मध्य कितना बल होगा, बिना स्पर्श किए दोनों गोलों के मध्य कूलम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दी, पहला स्थिति में जो बल होगा वो F1 ले लिया। अब बात करते हैं, ये प्रथम स्थिति का बल आ गया। बात करते हैं कि जब दोनों आवेशों को दोनों गोलों को क्या किया जा रहा है, स्पर्श किया जा रहा है। तो मैंने बताया था संपर्क द्वारा चालन वाले टॉपिक में कि जब दोनों गोलों को क्या कराया जाता है, स्पर्श कराकर पुनः दूर दूर कर दिया जाता है, तो दोनों गोलों पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। और कितना का होगा, कुल आवेश का आधा आधा होगा। तो देखिए जब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, यानी कि कुल आवेश जोड़ दिया। कुल आवेश जोड़ेंगे यहां पे तो कितना आएगा, -10 माइक्रोकूलम आ गया। अब -10 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, Q1 डैश इक्वल टू Q/2, जितना कुल आवेश है उसका आधा। तो कुल कितना था -10, तो इसका -5 इंटू 10 की पावर -6 आ गया। तो दूसरे गोले पर भी इतने का इतना ही आवेश होगा। अब इस स्थिति में क्या कर लेंगे, बल ज्ञात कर लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं दोनों स्थितियों में बलों का अनुपात। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप।
उतार लिया होगा मैं सोचता हूं जहां तक इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा बड़ा है, कई क्वेश्चंस के मैं हिंट ही बताऊंगा यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे और जैसे स्कूल ओपन होगी फिर आपको और भी क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ए भुजा के समबाहु त्रिभुज, ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के बिंदु ए तथा बी पर, ए बी सी कोई क्या है, ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, इसकी भुजा है ये भी ए और ये भी है। बिंदु ए तथा बी पर, बिंदु ए तथा बी पर क्या है, कोई आवेश है, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q, और बिंदु C पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए कि बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। यहां पर बिंदु ए पर और बिंदु बी पर सिर्फ क्या है, आवेश है, और इन आवेशों के कारण बिंदु सी पर क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसकी दिशा भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था आवेशों के निकाय के कारण है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बताया था, और मैंने उस टॉपिक में बताया था कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो KQ/R² डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। R क्या है, वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो एक आवेश के कारण है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, और मैंने उसमें बताया था अध्यारोपण के सिद्धांत से, E1 + E2 ... En, यानी कि किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन सब जगह यह अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कहीं कहीं पर क्या क्या लेना पड़ता है, त्रिभुज नियम भी काम में लेना पड़ता है विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, और समांतर चतुर्भुज नियम भी यूज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन समांतर चतुर्भुज नियम काम में लेंगे, और कैसे लेंगे देखिए। यहां पर कोई आवेश नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर कोई आवेश नहीं है, यहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। बिंदु ए पर स्थित, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र, सी पर निकाल रहे हैं, सी पर विद्युत क्षेत्र, और सी पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, मैंने अभी अभी क्वेश्चन बताया था, E बराबर फॉर्मूला बताया था, E बराबर KQ/R², E बराबर KQ/R² होता है। और R क्या होती है, आवेश से वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह दूरी होती है। तो यहां अपन को ज्ञात कहां करना है, बिंदु सी पर, और बिंदु सी आवेश से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया E = KQ/AC², और AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू है A। देखिए AC इस त्रिभुज की क्या है, भुजा है, तो E बराबर E1 बराबर आ गया KQ/AC की जगह कितना रख दूं, A², दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि ये दोनों ही क्या है, प्लस आवेश है, यहां पर भी ये प्लस आवेश है और यहां पर भी प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, E1 इधर आएगी, ये हो गया E1। एज इट इज बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित, बी पर स्थित आवेश के कारण, बी पर स्थित, ये बी वाला बिंदु देख रहे हैं आप, यहां पर कोई आवेश है, इस आवेश के
पर स्थित आवेश के कारण, बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, और वही फॉर्मूला कौन सा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर वह दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखिए मैंने इसका नाम दे दिया E2 के क्यू अपॉन यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और कितनी है ए, तो यहां पे मैंने कर दिया ए स्क्वायर। देखिए आर, कई बच्चे इस आर को त्रिज्या मान लेते हैं जबकि वो त्रिज्या नहीं है। यहां पूरी 12th क्लास की बुक के अंदर, फर्स्ट बुक के अंदर आर को अपन दूरी मानते हैं। ओके, तो यहां पे E2 बराबर आ गया ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है E2। अब देखिए ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज नियम। अगर आप इसको देखें तो यहां पर क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और समांतर चतुर्भुज के कारण अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था 11th क्लास में बताया था आपको कि मान लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए दो क्या लग रहे हैं, दो ही, ओनली दो है, दो सदिश है। अब दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं तो इनके कारण क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो इसमें इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र या परिणामी ज्ञात करने के लिए, रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए अपन समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया था। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र ई रिजल्टेंट जो होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। और देखिए स्टूडेंट्स ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का कोण होगा। तो समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से, देखिए फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट से समझा जाता है, और मैं फिजिक्स को इतना ज्यादा पसंद करता हूं इसीलिए ज्यादा फिजिक्स पढ़ाई है मैंने, समझे, मजबूरी में कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज नियम था, और मैंने इसको P नाम दिया था, Q नाम दिया था, इसको थीटा दिया था, और ये क्या था, परिणामी विद्युत, परिणामी सदिश। और परिणामी सदिश जो होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। अब यहां पे मैंने क्या लिया है, E1, और इधर क्या लिया है, E2। देखिए इधर E1 है, इधर E2, इसके काटन बिंदु से क्या निकल रहा है, परिणामी। तो परिणामी E बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अच्छी तरह से देखिए। फोकस आपका पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। अगर बोर्ड पे फोकस होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि E1 और E2 दोनों, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। तो मैं E1 की जगह भी क्या लिख सकता हूं, E2, और E2 की जगह भी क्या लिख सकता हूं, E1, यानी कि बोथ इक्वेशन आर इक्वल। सो E1 इक्वल टू E2, यानी कि E1 इक्वल टू E2। तो आप E2 की जगह इसमें क्या पुट कर देंगे, E1 पुट कर देंगे। तो E बराबर हो गया E1 स्क्वायर, E1 स्क्वायर, E2 भी क्या है, E1 ही है, 2E1, और यहां पर भी E1, यहां पे cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, E बराबर हो गया कितना, या बाद में लिख देना इसको, E1 स्क्वायर, और यहां पर हो गया E1 स्क्वायर, यानी कि E बराबर आ गया 3E1 स्क्वायर, और 3, ये देखिए E को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3E1, और E1 का वैल्यू क्या है, तो अपने पास है परिणामी आ गया अंडर रूट 3kq अपॉन ए स्क्वायर। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, उतार लीजिए, सही है। चलें आगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज इट इज इसके जैसा ही है एक क्वेश्चन,
इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा हूं, एज इट इज ऐसे का ऐसा ही है। अब वो मेरे को पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन सेम टू सेम है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है कि एक क्या है, त्रिभुज है। अब क्वेश्चन नंबर का मुझे पता नहीं है, आप खुद सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर कहां पे है। एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसके बिंदु ए और बी पर क्या है, दो आवेश हैं, और यहां पर है बिंदु सी जहां पर है -2q आवेश है। यहां पे q, यहां पे q और यहां पर -2q। तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत द्विध्रुव अपन को ज्ञात करना है। और परिणामी विद्युत द्विध्रुव कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × D। ये ज्ञात करना अपने को। तो देखिए, मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश क्या हो, सॉरी, यहां पे दोनों माइनस माइनस है और यहां पर प्लस है। दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो क्या बना देते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी आवेश का परिमाण लेंगे, यहां पर मैग्नीट्यूड लेंगे, अपन यहां पर परिमाण लिया है, अपन ने मैग्नीट्यूड लिया है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरियों की द्विध्रुव दूरी, यानी कि डाइपोल डिस्टेंस के गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। यहां पे देखिए, मैंने बताया था समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। यहां पे देखिए परिमाण समान नहीं लग रहा ना, यहां पर ये माइनस है, ये प्लस, ये दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पे 2q है, यहाँ पे q है, जबकि q होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको समझने के लिए, ये चित्र थोड़ा सा विचित्र है, चित्र थोड़ा सा क्या है, विचित्र है, और विचित्र चित्र को अपन को कंप्लीटली बढ़िया चित्र बनाना है। तो इस 2q आवेश को आप लिख सकते हैं +q और +q, 2q हो गया ना, यहां पे हो गया -q, यहां पे हो गया -q, ये भी a, ये भी a। तो ये कौन सा विद्युत द्विध्रुव है, AC, और ये कौन सा है, BC। तो AC का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P1 × D, और D कितना है, डिस्टेंस A है, D कितना है, A है, तो P1 = Q × A, इक्वेशन फर्स्ट। और द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर ये हो गया P1 की डायरेक्शन। अब BC का द्विध्रुव आघूर्ण, किसका, BC का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं। और BC का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, वो ये P2 = Q × A, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो ये P2 आ गया। और इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, B से C की ओर, और इसकी भी किधर होगी, A से C की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। ओके स्टूडेंट, अब अपन को क्या निकालना है, वही इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव निकालना है। और परिणामी विद्युत द्विध्रुव वही किसके नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से, P1² P2² 2P1 P2 cos ऑफ थीटा, और cos ऑफ थीटा कितना है, 60 डिग्री। देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन में द्विध्रुव आघूर्ण जो है बराबर है, P1 = P2 है, तो मैं P2 की जगह भी क्या लिख दूंगा, P1 लिख दूंगा। तो यहां पर P1² 2P1 P1 × 1/2, दैट इज कैंसल, और P = कितना आ जाएगा,
यहाँ पे P1 स्क्वायर, यहाँ पर P1 स्क्वायर, और यहाँ P1 और P1 कितना हो जाएगा, P1 स्क्वायर, और P इक्वल्स टू आ जाएगा 3P1 स्क्वायर अंडर रूट 3 क्या रह जाएगा बाहर, और P1 बाहर आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए Q इंटू 2A, इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मेरी तरफ से है। वो क्वेश्चन तो कैसा भी हो लेकिन आपको यहाँ पे समझा दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक ही बात आपको बताता रहता हूं कि न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं सीखा, नहीं सोल्व किया, तो फिजिक्स आपको 1% भी नहीं आएगी। समझ गए? क्योंकि न्यूमेरिकल से क्या सीखना है, फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स से न्यूमेरिकल नहीं सीखना है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो देखिए कैसे अपन इसको करते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूं कि आज का आपके पास टाइम है। पूरा वीडियो जो मैंने बना रखे हैं अच्छी तरह से वीडियो को पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स को पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से अपनी जो भी आपके पास से बुक है, कोई सी बुक हो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपको न्यूमेरिकल निकालना सीखना है, और न्यूमेरिकल जब आप निकालने लग जाएंगे तो फिजिक्स आपको अच्छी तरह से आने लग जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पता नहीं है आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं कि यहां पर मान लीजिए कोई वर्ग है, कोई वर्ग है ए भुजा का कोई वर्ग है, सही, जिसके ए बी सी डी है, ये वर्ग ए बी सी और डी। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस प्लस क्यू आवेश, और इधर बिंदु डी पर माइनस क्यू आवेश और इधर भी माइनस क्यू आवेश है। यार यहाँ पे ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा होगा। चलो पूरे पर ही प्लस प्लस रख लेते हैं, क्यू, इधर भी क्यू और इधर भी क्यू रख लेते हैं। चारों कोनों पर, चारों वर्टेक्स पे, वर्ग की चारों वर्टेक्स पे समान आवेश क्यू रखे हुए हैं। तो इस वर्ग के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और यहां पर मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए, ये जो अपन लेसन नंबर फर्स्ट है वो लेसन नंबर थर्ड, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम टू सेम ही होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। न्यूमेरिकल सेम टू सेम होते हैं, तो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहां पे अपने को क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। और मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र होता है A के Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि आवेश से वो उस दूरी का स्क्वायर। इस आवेश से ये AO दूरी है, ये वाली दूरी है, BO दूरी है, ये CO दूरी है, ये DO दूरी है। इन दूरियों को अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इस पे, त्रिभुज ADC में अपन जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और AC इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट। तो AC इक्वल टू AD स्क्वायर A स्क्वायर और DC स्क्वायर A स्क्वायर, और AC इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, सही। अब देखिए 2A स्क्वायर हो गए, A स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन A। ये AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई। और इतनी की इतनी ही वैल्यू किसकी है, BD की है। BD की भी वही वैल्यू है जो AC की है। अब AC का आधा कौन है, AO, और आधा है OC। तो AO इक्वल टू कितना आ गया,
देखिए ये AC है यहां से लेकर यहां तक, तो आधा तो हो गया AO और आधा हो गया OC। तो देखिए AO इक्वल टू AC बटे 2, तो AO इक्वल टू AC कितना है √2a/2, तो AO इक्वल टू आ गया, इसको सोल्व करेंगे √2, तो AO इक्वल टू कितना आ गया a/√2, ये आ गया AO की वैल्यू। और BO कितना हुआ a/√2, CO कितना हुआ a/√2 और DO कितना हुआ a/√2, यानी कि ये सब सारे इक्वल है, सारे क्या हो गया इक्वल हो गया। तो अब करेंगे A वाले आवेश के कारण A पर स्थित आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा E1 = KQ अपॉन OA स्क्वायर, यानी कि KQ अपॉन a/√2 का स्क्वायर, यानी कि KQ a/2, यानी कि E1 बराबर आ गया 2KQ अपॉन A, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी A से O की ओर। अब E1 भी इतना ही होगा, E1, E2, E3 और E4 चारों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी, क्योंकि सभी आवेश भी बराबर है और सभी दूरियां भी क्या है बराबर है। और कितनी आएगी 2KQ अपॉन A स्क्वायर, ये सब होगा KQ अपॉन A स्क्वायर आएगा। बस इधर E1 का डायरेक्शन होगा, इधर E2 का डायरेक्शन होगा, इधर E3 का डायरेक्शन होगा, इधर E4 का डायरेक्शन होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 0 आएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखिए यहां पर E1 E3 के अपोजिट डायरेक्शन में है, E3 E1 को कैंसिल कर देगा, E2 E4 को कैंसिल कर देगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 0, यहां पर क्या आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो 0 हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर हमारे वीडियो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और ये सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ न्यूमेरिकल अच्छी तरह से निकालते रहें और वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें। देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये तो चाहे आप ना करें तो भी चलता है, आपको एक जो इंपॉर्टेंट काम दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट काम है वीडियो को बार बार देखें, बार बार होमवर्क करें, आपको अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।